जय हिंद टू ऑल माय डियर लर्नर्स। देखिए, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 के बारे में बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव एक संसाधन, ह्यूमन एज रिसोर्स। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा है। ये 5 मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता है और इसी की पूर्ति के लिए वो जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है उसका संपादन करता है। इसी 5 चीजों की प्राप्ति के लिए पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है मकान, चौथा है स्वास्थ्य, पांचवा है शिक्षा। यदि किसी व्यक्ति को रोटी की पूर्ति होती है, मतलब कि पेट भरता है, तो उसके बाद वो कपड़ा का मांग करता है। यदि उसको कपड़ा मिल जाता है और रोटी मिल जाता है तो वो मकान यानी कि रहने के लिए छत की तलाश करता है। ये तीनों चीजें मिलने के बाद वो स्वास्थ्य की तरफ जाता है कि हमारा स्वास्थ्य सही हो, और यदि स्वास्थ्य भी सही हो जाता है तो वो शिक्षा की तरफ जाता है। यदि कोई व्यक्ति का हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो वो शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अविकसित देशों में इन्हीं 5 चीजों की ज्यादा समस्याएं होती हैं, ठीक है। और यदि किसी देश में इन 5 चीजों की अच्छी आवश्यकता है तो वो वहां का जो मानव है एक अच्छे संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस पार्ट में। देखिए, पिछले अध्याय में हमने एक गांव की कहानी के माध्यम से उत्पादन के साधनों का अध्ययन किया था। उत्पादन के साधन कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था। उन साधनों में से एक साधन था साहस, ठीक है। और जो साहस है वो उत्पादन का एक सक्रिय साधन के रूप में माना गया है, ठीक है। और है भी, क्योंकि साहस जो है मेनली मानव में आता है या फिर किसी व्यक्ति में आता है। और वो व्यक्ति क्या है, एक्टिव है, वो मरा हुआ थोड़ी है, वो अपना काम खुद करता है। वो क्या है, एक्टिव है, यानी कि सक्रिय साधन है, ठीक है। और यह साहस कोई निर्जीव चीज नहीं बल्कि सजीव है, जैसा कि हमने बताया, जो मानव के रूप में जाना जाता है। इसलिए मानव ही उत्पादन का मूल सूत्रधार है, ठीक है। उत्पादन करने में किसी भी चीज का सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो मानव करता है। क्या मानव ही सर्वोपरि है? जी हाँ, मानव ही सर्वोपरि है। क्योंकि मानव से पहले भी बहुत सारे जीव जंतु थे जो कि इस जगत में विद्यमान थे, लेकिन उन सभी के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया जो कि मानव से उनको सर्वश्रेष्ठ बनाता हो। लेकिन मानव के द्वारा लगातार अपने एफर्ट्स के द्वारा अपने आप को प्रूफ किया गया कि हम ही सबसे उत्तम है और हम ही सबसे सर्वोपरि हैं। जिस प्रकार बिना चाबी के ताला नहीं खोला जा सकता, उसी प्रकार बिना मानव के उत्पादन प्रक्रिया या विकास कार्य नहीं प्रारंभ की जा सकती। यानी कि सभी विकास का जो प्रारंभिक हथौड़ा मारने का कार्य करता है, यानी कि चाबी के रूप में जो कार्य करता है वो मानव ही करता है। आगे चलते हैं। आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जैसे हमको दूध उत्पादन करना है, तो दूध उत्पादन करना है तो गाय अपने आप पे थोड़ी ना मतलब आकर के आपके बाल्टी में दूध देने लगेगी, ऐसा थोड़ी होगा। वो आपको खुद करना पड़ेगा, यानी कि उसका उत्पादन आप खुद कर रहे हो, ठीक है, किसी अन्य रिसोर्सेज का उपयोग करके। ये आप जरूर करते हो, किसी अन्य चीजों का उपयोग करते हो, लेकिन कर तो आप अपने समझ से रहे हो। वो गाय को थोड़ी पता है कि दूध को फाड़ के छेना आपको देना है। वो आप मानव अपना दिमाग लगा करके उसका उपयोग करता है दूध को अलग अलग तरीकों से। तो ये मानव की कुछ क्षमता है। आगे चलते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। सॉरी, और कुछ दिया हुआ है उसको देखते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव को संसाधन के रूप में जाना गया, और इस संसाधन को मानवीय पूंजी के रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है। जो मानव के पास में ये एक स्पेशल कैपेबिलिटी है उसी को मानव पूंजी कहा जाता है। अर्थात मानव ही समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। वर्तमान में मानवीय संसाधन को मानवीय पूंजी कहा जाता है। जो मानवीय संसाधन है इसी को मानवीय पूंजी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्पादन क्रिया का प्रमुख अंग अथवा स्रोत है। किसी भी उत्पादन को, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि किसी भी प्रकार के उत्पादन करने में मानव की एक अहम भूमिका होती है। अदरवाइज सारे चीज पहले भी थे, अन्य जीव भी यहाँ पे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। मानव ही क्यों कर पाया? तो मानव यदि कर पाया तो वो सर्वोपरि है। आगे चलते हैं, उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। उद्देश्य में कहा गया है कि किसी देश के विकास के लिए समुचित रूप से संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। जो भी वहां पे संसाधन है वहां पे उसका प्रयोग होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपके पास में जो चीज नहीं है उसी के बारे में डोल पीट रहे हैं, तो आपका विकास कभी नहीं हो पाएगा। जैसे आप सऊदी अरब का ले सकते हैं कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन उसने ये कभी नहीं बताया कि ये हमारे पास नहीं है। उसने उस चीज कमी को जाना और उस कमी को जानते हुए अपनी जो स्ट्रेंथ थी, जो उसकी पेट्रोलियम थी, उस पर काम किया और अपने आप को डेवलप करने में उसने काफी अहम रोल निभाया, वहां के नीति निर्धारकों ने। ठीक उसी प्रकार से जापान को देख सकते हैं कि जापान एक ऐसे जियोलॉजिकल कंडीशन पे है, जोग्राफिकल कंडीशन में है कि वहां पे हमेशा भूकंप वगैरह आते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को विकसित देशों की श्रेणियों में लेके गया। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के रूप में पिछड़े हुए देश भी, यदि उसके पास में मानव संसाधन यानी कि मानव संसाधन के रूप में मानव पूंजी है,
तो वो काफी आगे जा सकता है कम संसाधनों के बावजूद भी। आगे चलते हैं। मानवीय पूंजी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर करता है। जो भी मानव संसाधन है उसमें आप जितना भी इन्वेस्ट करिएगा, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा, उतना ज्यादा वो अच्छा मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट होकर निकलेगा। ठीक है। देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति हैं आपके आसपास में, दो टाइप के व्यक्ति मिलेंगे आपको। पहला एक ऐसा जो पढ़ लिख करके अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कुछ अच्छा कार्य कर रहा होगा देश के लिए, उत्पादन वो भी कर रहा है, सेवा का उत्पादन कर रहा है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, वो ज्यादा देश के लिए मायने रखेगा। लेकिन एक दूसरे साइड में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ना ही अपने स्वास्थ्य पर खर्च किया है, ना ही अपने भोज्य पदार्थ पर खर्च किया है, मतलब कि भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा उतना अच्छा क्वालिटी का उसका नहीं है, उसने अच्छा निवेश नहीं कर पाया है, तो उसका देखिएगा उत्पादन भी काफी लो क्वालिटी का रहेगा। कम पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं काम कर रहा होगा, कुछ ऐसा काम कर रहा होगा जैसे घर में कुछ मवेशियों को रख लिया, तो इस टाइप का कार्य जो कर रहा है, इससे मानव पूंजी मजबूत नहीं होता, मानव पूंजी कमजोर होता है। ठीक है। लेकिन यदि वो अच्छा इन सारी चीजों को पा लेता है, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, इन सारी चीजों को पा लेता है, तो वो मानव पूंजी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। जबकि संसाधन हमारे भौतिक पूंजी को इंगित करता है, इस आधार पर भौतिक और मानवीय पूंजी में अंतर देखा जा सकता है। आगे चलकर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले पेज में। आगे चलते हैं। मानवीय पूंजी सजीव और सक्रिय होता है, बिल्कुल होता है, पिछले चैप्टर में भी देखे हैं। जबकि भौतिक पूंजी निर्जीव एवं निष्क्रिय होता है। जैसे भौतिक पूंजी है तो देखिए किसी के पास में जैसे मतलब जैसे मैं माइक ही है, तो ये क्या है, भौतिक है, क्या है, भौतिक है, क्या इसमें भी कुछ ना कुछ इसका वैल्यू है, तो ये पूंजी के रूप में कार्य कर रहा है, भौतिक पूंजी के रूप में। क्या ये अपने आप चालू हो जाएगा? क्या नहीं होगा। यहाँ पे इसको बटन जब तक नहीं देंगे, बटन ऑन नहीं करेंगे, तब तक ये चालू नहीं होगा, मतलब कि ये निष्क्रिय है, ये हम पे डिपेंडेबल है। ठीक है। लेकिन हमको बोलना है तो हमको कोई बुलवाएगा थोड़ी, हम तो खुद बोलने लगेंगे, तो हम एक्टिव आएंगे और ये पैसिव में आएगा। हम सक्रिय आएंगे, वो अक्रिय आएगा। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि मनुष्य में छिपी हुई क्षमता को प्रखर करने के लिए उसे मजबूत करना नितांत आवश्यक है, और इसी उद्देश्य से हम इस अध्याय में मानव पूंजी के विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से मानवीय पूंजी को कैसे समृद्ध किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। मानवीय पूंजी जितना समृद्ध होगा, उतना ही देश एवं राज्य की प्रगति के साथ साथ मानव का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। तो देखिए, मानव पूंजी जितना अधिक समृद्ध होगा का मतलब यह है कि जितना अधिक उसके पास में ज्ञान या फिर तकनीकी का ज्ञान रहेगा, वो देश एवं राज्य की प्रगति के साथ साथ वो अपना भी विकास कर पाएगा। ठीक है। यदि उसके पास में नॉलेज नहीं रहेगा किसी भी चीज का, वो ना ही अपना विकास कर पाएगा और ना ही देश का विकास कर पाएगा। देखिए, देश का विकास इंडिविजुअली कोई नहीं करता है, सभी लोग अपने ही विकास करते हैं, और अपने विकास करते हैं तो हम जिस देश में रहेंगे उस देश का विकास माना जाएगा। आगे चलेंगे। आगे, मानव एक संसाधन के रूप में। देखिए, मनुष्य संसाधन के रूप में का अर्थ है कि देश की कार्यशील जनसंख्या का कौशल और योग्यता, यानी कि मनुष्य तब तक संसाधन है, तब तक मनुष्य संसाधन से मनुष्य पूंजी में नहीं परिवर्तित हो जाता जब तक उसमें योग्यता, कौशल, तकनीक इत्यादि का ज्ञान नहीं हो जाता है। जैसे ही वो इन सारी चीजों का धारण करता है, वो एक देश के लिए मानव पूंजी बन जाता है। ठीक है। और वो राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया हुआ है, अर्थव्यवस्था की चतुर्मुखी विकास में इनका योगदान अधिक होता है। देखिए, चतुर्मुखी विकास का मतलब ये है कि चौतरफा विकास, यानी कि ये नहीं कि किसी एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। किसी एक क्षेत्र का मतलब ये है कि जैसे कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है तो सिर्फ कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है, ऐसा बात नहीं। कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में विकास हो रहा है, आपका एथलेटिक एरिया में भी विकास हो रहा है। तो इस टाइप का जो विकास है वो चौतरफा विकास है, किसी एक रूप से नहीं, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है। समावेशी विकास का आप लोग मतलब समझते होंगे। समावेशी विकास का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें समाज के हर वर्ग का विकास हो। उसी तरह से जिस अर्थव्यवस्था में जिस अर्थव्यवस्था में हर एक क्षेत्र में विकास हो, वो चतुर्मुखी विकास के अंदर में आता है। उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं कि जिस प्रकार एक देश अपने भौतिक संसाधनों को कारखानों के माध्यम से भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता, डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि के रूप में परिवर्तित कर देता है। अर्थात मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें निवेश की आवश्यकता होती है। और क्या निवेश का मतलब आप ये समझते हैं कि पैसा लगाना पड़ेगा क्या? जैसे कंपनी में हम लोग निवेश करते हैं तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है, तो क्या मानव में भी पैसा लगाना पड़ता है? हाँ, मानव में पैसा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि आजकल पैसों से ही चीजें खरीदी जा सकती है। तो इनडायरेक्टली वे में कह सकते हैं कि पैसा लगाया जा रहा है। मानव में शिक्षा के रूप में आपको पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना है, उसके बाद से भोजन पर, वस्त्र पर, मकान पर इत्यादि चीजों पर। अब
वो हल्ला गुल्ला में बैठ के थोड़ा ना कोई पढ़ाई कर पाएगा, उसके लिए अच्छा जगह चाहिए ना जी, घर चाहिए ना, वहां पे बैठ के पढ़ पाएगा। बीमार है तो व्यक्ति पढ़ेगा कि मतलब रोएगा, एकदम टेंशन में रहेगा, बीमार रहेगा तो उसका, तो उसके लिए जरूरी है कि अच्छा उसको खाद्य पदार्थ मिले। तो ये सारी चीजें कुछ है जो कि आवश्यक है एक अच्छे मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए। चलिए, प्रस्तुत चित्र में मानव को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा संसाधन के रूप में दिखाया गया। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है जिसमें एक डॉक्टर है, यहाँ पे एक चित्र है जहाँ पे एक व्यक्ति सिलाई कर रहा है, और दो तीन कुछ चित्र हैं जो कि दिखाई अभी उतना नहीं दे रहा है। इस प्रकार से मानव संसाधन मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे भौतिक एवं मानवीय पूंजी। इसमें कह रहा है कि बच्चों, अब तक तुमने मानव संसाधन के बारे में पढ़ा और उसके महत्व को समझा, परंतु मानव पूंजी भौतिक पूंजी से किस प्रकार भिन्न है? आखिरकार मानव पूंजी भौतिक पूंजी से किस प्रकार भिन्न है? यार बहुत सारे भिन्नता है। हम लोग सक्रिय है, वो अक्रिय है। सबसे पहले उसको बेचा जा सकता है मार्केट में, हमको कोई थोड़ी बेच सकता है। अब दास प्रथा खत्म हो गया, पहले दास प्रथा था तो व्यक्ति भी बिका करता था, लेकिन अभी कहाँ बिक रहा है? दो तो यही हो गए। उसके बाद से हम लोग संस्कृति से बंधे होते हैं अपने। भौतिक पूंजी में ऐसा कोई सीमा नहीं होता, वो किसी भी क्षेत्र में जाके बिक सकता है। भौतिक पूंजी को हाँ, हम लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जरूर हम लोग अपनी सेवाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके अलावा भौतिक पूंजी से सिर्फ उसके स्वामी को लाभ होता है, लेकिन मानवीय पूंजी से उसके स्वामी को तो लाभ होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी समाज को लाभ पहुंचता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि भौतिक और मानवीय पूंजी में अंतर को दिखा रहा है। आगे चलते हैं मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास। देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण में जो तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजों को माना गया है वो है भोजन, वस्त्र और आवास। ठीक है, भोजन, वस्त्र और आवास। अभी के डेट में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी ऐड कर लिया गया है। इन तीनों पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति को भोजन अच्छा नहीं मिल पाए तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अब जब उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, वो कहाँ से कोई भी मानसिक स्तर की क्रिया कर पाएगा? वो मानसिक स्तर की क्रिया करने में अक्षम हो जाएगा और इस तरह से वो पिछड़ सकता है मानवीय पूंजी की रस से। दूसरा है वस्त्र। अब यदि किसी व्यक्ति के पास इतना भी संसाधन का अभाव है कि उसके पास में अपने लिए वस्त्र भी खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी स्थिति काफी दयनीय है। अब वो उस हालात में वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है जो कि उसको काफी समाज के अन्य वर्ग से ऊपर ले जा सके। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है। थर्ड है आवास। देखिए, आपको किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को अंजाम तक ले जाने के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ एक प्रॉपर जगह होना चाहिए जहां पे आप बैठकर उसके बारे में सोच सके। तो आवास काफी एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जो कि मनुष्य की 5 जरूरतों में से एक है। आगे आएंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में वही है भाई, स्वास्थ्य, महात्मा गांधी जी एक वाक्य बोले हैं कि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का आवास रहता है। तो जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आपका मन भी अच्छा नहीं रहेगा और आप किसी भी तरह की मानसिक क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हम अपने तरफ से कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, आप लोग इसको आसानी से पढ़िए, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। आगे चलते हैं शिक्षा। देखिए, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति मानव पूंजी के रूप में समृद्धि पाता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति अपने विकास और देश के विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर व्यय करता है। ठीक है, हम लोग कितना सारा पैसा अभी से लेकर, बचपन से लेकर अभी तक कितना सारा पैसा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। कभी कभी दिमाग में आता भी होगा कि यार इससे बढ़िया तो कुछ और ही काम ही कर लेते हैं। देखिए, काम आपको जब भी करने का मन करे तो आप अगल बगल के लोगों को देखिएगा, वो भी जब काम में उसमें भिड़े थे, मतलब उस काम में लगे थे, तो यही सोचे थे कि हम सबसे अलग हैं, हम कुछ अलग कर पाएंगे। लेकिन नहीं हो सकता। उतने कम एज में, उतने कम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आप उतना बड़ा नहीं सोच सकते, आपका विजन उतना नहीं हो सकता। हाँ, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, उसके बाद कोई भी काम करिएगा, आपका विजन बड़ा हो जाएगा, आप अच्छी अच्छी चीजें सोच सकते हैं। ये शिक्षा का कमाल है। ठीक है, आप अपने समाज में देखिएगा, एक शिक्षित व्यक्ति से बात करके देखिएगा, मजा आ जाएगा, एकदम मन संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन किसी एक अन्य व्यक्ति से बात करिएगा, उनका एक सोच देखिएगा, आपको लगेगा यार किससे ही बात कर रहा हूँ, भागो यहाँ से, चलो। तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो शिक्षा है ना, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर है उसको ऊंचा कर देता है। ठीक है, खास करके मिडिल क्लास में। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने शिक्षा को मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार बनाने का बात किया गया है। जो प्राथमिक शिक्षा होता है 1 से लेकर 5 तक और मिडिल होता है 1 से 8 तक, तो इन शिक्षाओं को फ्री करने का इनके द्वारा सुझाव दिया गया था।
आगे चलेंगे, नीचे दिए गए तालिका में भारत में शिक्षा के स्तर को प्रशिक्षित प्रतिशत दिखाया गया है। तो देखिए ये कुछ शिक्षा का स्तर है, जहां पर 1951 में अ, पुरुषों में शिक्षा था 27.2, तो वहीं महिलाएं में मात्र 8.9 है। ठीक है, आजादी के समय का आंकड़ा है लगभग। वही 2001 में देखा जाए, आप इस आंकड़े को देखिएगा आराम से, वही 2001 में देखा जाए तो पुरुषों की आंकड़ा जहां 75.9 थी, वही महिलाओं की आंकड़ा 54.2 थी। तो आप इसको आसानी से, वैसे आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप लोग थोड़ा अंदाजा ये लगा के रखिएगा कि आजादी के टाइम में काफी ज्यादा असमानता थी महिलाओं की शिक्षा में और पुरुषों की शिक्षा में, लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें सेम हो रही हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात है नहीं। आगे चलते हैं। उपयुक्त सारणी और आरेख से स्पष्ट है कि देश की साक्षरता दर, देखिए साक्षरता दर उसको बोलते हैं कि प्रति हजार में लिखने पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो वो साक्षरता दर है। ठीक है, साक्षर व्यक्ति उसको कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध लिख पढ़ सके वो साक्षर कहलाएगा। और साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि प्रति हजार में कितने पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, वो साक्षरता दर। सिंपल वे में बता रहे हैं। ठीक है, याद करिएगा तो भुला जाइएगा, याद मत करिए, चीजों को समझिए, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको माइंड में रहेगा। फिर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक साक्षरता रही है। यह तथ्य महिलाओं के प्रति पिछड़ी विचारधारा को परिलक्षित करता है। भारत में पुरुषों और महिलाओं में अधिक शिक्षा प्रसार के लिए हम सबों को संकल्प लेना चाहिए कि सभी के पास में शिक्षा एटलीस्ट पहुंच सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें रेशम कीट पालन कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहा है एक अधिकारी। ठीक है, रेशम कैसे पाला जाता है इसके बारे में प्रशिक्षण दे रहा है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कैसे पाला जाता है। देखिए रेशम कीट को पालने के लिए सबसे पहले रेशम कीट को लाना पड़ेगा आपके ब्लॉक में से, नियर ब्लॉक में से। वहां से रेशम कीट को लाने के बाद आप उसको शहतूत का जो पत्ता होता है उसका व्यवस्था रखिए। 15 दिन के बाद वो उसमें से बच्चा निकल जाएगा, रेशम का कीट निकल जाएगा। उसके बाद से उसको पत्ते पे रख दीजिए, पत्ता खा खा के बड़ा होगा, फिर उसमें से अपना लार्वा निकालता जाएगा, लार्वा ही रेशम बनता है और वो रेशम बनते जाएगा, उसी में लिपट करके वो मर जाएगा रेशम का कीट। और उसके बाद से आप रेशम को लेकर के मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, उसको फिर गर्म पानी में धोया जाता है, उसको निकाला जाता है, फिर आगे की प्रोसेस चलती है कंपनी वाली। तो ये है कुछ, हम भी सोचे थे कभी करने के लिए, पढ़े थे तो हम भी सोचे थे कि बिहार में यही कर लेना है ताकि बिहार में भी रोजगार का अवसर उपलब्ध हो, बट नहीं हो पाया। सोचे तो ना, अच्छा ये देखो, पढ़ाई की तभी तो सोच पाए, इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। जब आप चीजों को पढ़ेंगे, आप अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, भैंस रखेंगे और। चलिए आगे चलेंगे, प्रशिक्षण के बारे में देखेंगे। देखिए शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा पाते हैं, और वहीं यदि प्रशिक्षण किसी चीज का लेते हैं, ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में एक विशेष कौशलता प्राप्त करते हैं और उससे रिलेटेड हम अपना रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और क्योंकि हमें विश्व के बाजारों के बीच अपने को कुशल साबित करना है, तो किसी भी क्षेत्र में कुशलता हासिल करने के लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। देखिए प्रशिक्षण और शिक्षा में बेसिकली हम अंतर बताते हैं। देखिए शिक्षा का मतलब होता है कि जैसे हम अभी किताब पढ़ रहे हैं तो ये शिक्षा हो गया, ये प्रशिक्षण नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे आप किसी टेक्निकल चीज के बारे में सीख लेते हैं, जैसे ये माइक बनाना हम सीख लिए, तो ये प्रशिक्षण है। ठीक है, जिसको हम लोग पेशेवर शिक्षा के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भारत में मानवीय पूंजी निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास। देखिए भारत की विकास योजनाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय पूंजी निर्माण तथा मानवीय साधनों का विकास करना है, ताकि दीर्घकाल में आर्थिक सुधारों को सफल बनाया जा सके। जो प्लानिंग रिफॉर्म चला था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म चला था प्लानिंग कमीशन के तहत, तो इसमें यही प्रयास किया गया कि धीरे धीरे करके देश को विकसित बनाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कई प्रकार की योजनाओं को लागू किया, जिसमें से सबसे पहला जो है योजना जो है मानव पूंजी को समृद्ध बनाने की तरफ था। ठीक है, जिसमें शिक्षा को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, उद्योगों को लेकर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। इस चीज पे हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ गत वर्षों में मानवीय साधनों के विकास में सराहनीय सफलता मिली है, जिसका पता जनसंख्या संबंधी बेहतर सूचकों, साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर आदि से पता चलता है। वास्तव में जीने की औसत आयु, साक्षरता दर, जन्म तथा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर आदि मानवीय विकास के सूचक है। देखिए मानवीय विकास के कुछ सूचक है, उसमें पहला आता है औसत आयु, जीने की औसत आयु। अभी भारत में काफी बड़ा मिथ है कि जीने की औसत आयु घट के 60 वर्ष आ गई है, अब तो लोग 60 वर्ष जिया था। ऐसा बात नहीं है, पहले लोग 32 साल जियत रहे। बात बुझाई नहीं, जो नीचे आंकड़ा बा ब्लू कलर में, तो पहले लोग 32 साल जियत रहे, अभी 60 साल जिया था, माने कि धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा था।
आगे वाला समय में 70 साल हो जाए, 80 साल हो जाए, बात बुझाई। आगे चलते हैं। आगे है साक्षरता दर। साक्षरता दर मतलब वही 1000 में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। अगला है जन्म तथा मृत्यु दर। जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, यानी कि 1000 पर कितने जन्म हो रहा है और 1000 में कितने मृत्यु हो रहे हैं। शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 शिशुओं की संख्या में कितने बच्चों की मृत्यु हुई है, वो शिशु मृत्यु दर है। आदि मानवीय विकास के सूचक है। मानव विकास के इन सूचकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में मानवीय साधनों के विकास में प्रगति हुई है। इन सभी पॉइंट्स को रेफरेंस मानकर हम कह सकते हैं कि भारत में विकास में प्रगति हुई है, और इसे अंगाकृत तालिका में दिखलाया गया है। यहाँ पर तालिका दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, तो उसमें दिखाया गया है। देखिए 1951 में जो जीने की औसत आयु थी मात्र 32.1 थी, मात्र 32.1 थी। 1961 में 41.3 थी, धीरे धीरे बढ़ा है। 1971 में 45.6 थी, 1981 में 54.4 थी, 1991 में 55.9 थी, और 2001 में 63.9 थी, 8 थी। मतलब ये कि क्या 1951 में मात्र 32 साल ही लोग जीते थे, क्या 1961 में मात्र 41 साल ही लोग जीते थे, धीरे धीरे करके मात्र 2001 में क्या 60 साल ही लोग जीते थे, 63 साल ही लोग जीते थे, क्या ऐसा सच है? जवाब है नहीं। देखिए 1951 का जो सुविधा था, जो हॉस्पिटल की जो सुविधाएं थी वो काफी निम्न स्तर की थी, जिस वजह से लोग हॉस्पिटल में दम तोड़ देते थे। ज्यादा लोगों के पास में सड़कों की सुविधा नहीं होने के कारण लोग रास्ते में मर जाते थे। और उसी दौरान दशरथ माझी जो कि बिहार के थे, उनकी जो पत्नी थी उनका तबीयत खराब था, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाई क्योंकि सड़क खराब था, सामने पहाड़ था, रोड नहीं बन पाया था, जिस वजह से उन्होंने छेनी और हथौड़े के माध्यम से ही पहाड़ को तोड़ डाला था। तो ये बात है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी भी लोग जीते हैं 70 साल 80 साल, लेकिन लोगों के मन में डर बैठ चुका है कि हमारे यहाँ पे लोग 60 साल ही जीते हैं। 60 साल नहीं जीते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है 60 साल जीते हैं। देखिए अंदाजा लगाइए, जैसे पहले क्या था कि बच्चे जब जन्म ले रहे हैं, बच्चे जब जन्म ले रहे हैं उस दौरान ही ज्यादा बच्चे मर जाते थे, 15 20 50 30 दिन के अंदर में ही ज्यादा बच्चे मर जाते थे, क्योंकि उतनी ज्यादा उनके पास में सुविधाएं नहीं थी लोगों के पास में कि उनको देखभाल कर सके, उनकी अच्छा मेंटेनेंस कर सके, जिस वजह से वो मर जाते थे। बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी प्रसव पीड़ा के दौरान, ठीक है, जब बच्चा होने के दौरान ज्यादा महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। तो इन सारी चीजों को मिला करके प्रति 1000 में कितने लोग जी रहे थे, ये काफी कम हो गया था। यानी कि 1000 व्यक्ति जन्म लिए तो उसमें से 500 700 800 ऐसे गुजर गए, क्योंकि वहां पे सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो अभी बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, अभी हर एक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जिस वजह से लोगों की जो जीवन स्तर है वो काफी अच्छा हुआ है और लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी इनहेंस हुआ है, जिस वजह से औसत आयु जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो डरना नहीं है, 60 साल में नहीं जाने वाले हो, 80 साल ठेका के जाओगे। बढ़िया से खाओ पियो, मस्त रहो, दूध दही खाते रहो, फल का सेवन करो, ज्यादा ये सब चाउमीन बर्गर पिज्जा पे ध्यान नहीं देना है, बाकी लंबा जियोगे यार। बस बाइक से बचते रहो, मोटरसाइकिल मत चलाना ज्यादा, नहीं तो अब भी इसी श्रेणी में आ जाओगे। आप ही लोगों की वजह से जो मोटरसाइकिल से इतने एक्सीडेंट हो रहा है, उसी वजह से जो भारत का जो औसत आयु है वो कम है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करोगे, अच्छा से सेफ ड्राइव करोगे, तो भारत का भी जो औसत आयु वाला क्रम है वो काफी अच्छा हो जाएगा। अभी भारत में सर्विसेस अच्छा हो गया, बट रोड एक्सीडेंट काफी ज्यादा हो गया, जिस वजह से औसत आयु 60 या फिर 63 साल लोग बताते हैं। धीरे धीरे ये काफी अच्छा हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। आगे बस कुछ है नहीं, आगे कुछ है संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एचसीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड आईसीएसएसआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये पांचों काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से यूजीसी वाला जो है वो हमारे नेवी के एग्जाम में पूछा था, नेवी स्टेज 1 वाला एग्जाम में पूछा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे के कंपटीशन से भी। तो इसको पांचों को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। साक्षरता दर के बारे में पहले बता दिए, इसलिए नहीं बताया। जन्म दर के बारे में भी बता दिए हैं, इसलिए नहीं बताया। मृत्यु दर के बारे में बता दिए हैं, शिशु मृत्यु दर के बारे में भी बता दिए हैं, और मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि 1991 में प्रति व्यक्ति आय 3687 था मात्र, और 2001 में देखा जाए तो 10,306 हो गया बढ़ के। तो ये दिखा रहा है कि भारत धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है। आगे हम लोग बात करेंगे सूचना तकनीक के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और एक बात और कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।